नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज संवाद में फिर से। जहां हम देश विदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक तरफ मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है बजट में, लेकिन क्या क्या इस खुशी की कीमत देश की इकोनॉमी को चुकानी पड़ी? बजट 2025 के जो है ने एक हाथ से मतलब दिया है और दूसरे हाथ से क्या ले लिया है, तो ये और दूसरी तरफ देश की इकोनॉमी के लिए नए सवाल। क्या यूनियन बजट 25 एक मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? तो आज हम करेंगे इस बजट की गहरी एनालिसिस। मिडिल क्लास के लिए एक छूट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेकिन जॉब क्रिएशन और टैक्स बेस बढ़ाने पर ये मतलब बजट आपके लिए क्या लाया है और क्या छोड़ा है? सिर्फ जैसे हम बात करें भारत में, जैसे 1% लगभग टैक्स भरता और बाकी 99% के लिए सरकार कैसे चल रही है? क्या ये बजट देश के लिए एक नए दौर की शुरुआत है या सिर्फ एक छोटी सी तसल्ली? तो चलिए शुरू करते हैं और आज संवाद में बात करते हैं देखिए, तुम्हें जो बजट होता है हमारा, ये एक आर्ट ऑफ बैलेंसिंग एक्ट होता है। स्पेसिफिकली इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपेक्टेशन होती है कि क्या क्या फ्री हो जाए, तो फ्रीबीज कल्चर है आजकल तो और बढ़ता जा रहा है। इसमें दिल्ली का इलेक्शन भी अलग है, कभी बात करेंगे इस पर भी एक दो दिन। तो जो बेसिकली अगर आप देखें तो निर्मला सीतारमन जी ने जो पेश किया 1 फरवरी को, उन्होंने सैलरी क्लास को बहुत ज्यादा खुश करने की कोशिश की। तो उसमें उन्होंने स्लैशेस बढ़ाई भी, हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ में एक बजट पेश होने के पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एथ कमीशन भी लागू होने का। तो अगर आप देखें एथ कमीशन का इम्पैक्ट प्लस ये बजट जो आ रहा है इसका इम्पैक्ट, तो सैलरी क्लास जो है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन हाँ, मतलब देखने 7 से वाली 12 बात, लाख। हाँ, लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि बजट जो होता है ना हमेशा बैलेंसिंग, आर्ट ऑफ बैलेंस इनको जो सबसे। एक्चुअली एक लाख लाख करोड़ के करीब इनके पास रहता है चेंज करने के। अभी इन्होंने वो टैक्स में दे दिया इस बार। हाँ, तो अब देखते हैं कि निर्मला सीतारमन उनकी जो टीम है उन्होंने किस तरीके का होमवर्क किया है, अपने एनालिसिस में हम देखते हैं। और वो जो बैलेंसिंग एक्ट है वो कहाँ पे एडजस्ट किया, तो चलिए आइए तो, डिटेल में बात करते तो सबसे पहले मैं अगर जैसे टैक्स रिफॉर्म्स की, हैं। इस साल नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। हम्म, पिछले साल ये लिमिट 7 लाख की थी और ये एक बढ़ाकर मतलब एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि मतलब करीब करीब अगर देखें तो 40% के करीब इजाफा है, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। मिडिल क्लास के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है। 1 लाख की सपोज इनकम है, कितने की होती है इनकम? 1 लाख। तो अगर 1 लाख की इनकम है तो तुम अच्छा खासा तुम मतलब स्पेंड कर सकते हो, अच्छा खासा चल सकता है तुम्हारा इंडिया में। तो आई थिंक 12 लाख का बहुत अच्छा है, बट ये कि इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में तो पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से ये लोग जो है बाकी जगह पे मतलब रियायत नहीं दे। तो वो देखना पड़ेगा कि जैसे मतलब क्या इन्होंने बैलेंस किया है जैसे इस बार, क्या इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ा। वो तो एक मतलब प्रॉब्लम तो है ही रहा बाद में। देखिए, आपने एकदम सही बोला कि बेसिकली जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास को भी स्प्लिट कर दिया है 3 कैटेगरी में, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास। एंड पुअर पीपल तो बाय डिफॉल्ट लोअर मिडिल क्लास के अम्ब्रेला में आते हैं। तो जो पूरी जो स्टेटा है इसको बहुत बड़ी हेल्प हुई। तो क्या है ना कि एक बड़ी शार्प चीज है इन्होंने की है। और जो सारे कोई भी इकोनॉमी के एक्सपर्ट होंगे या किसी से अगर आप बात करें तो आपको एक कॉमन फीडबैक मिलेगा कि इससे एक तो एस्पेक्ट है कि सैलरी क्लास को टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इट्स अ गुड एस्पेक्ट, आप रख दो साइड में। लेकिन क्या है ना, इससे आपका मार्केट में मनी, जब क्या होता है जैसे मान लो नहीं, मेरी। उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इकोनॉमी की स्थिति इतनी खराब है कि लोग ऐसा ना सोचें कि यार मैं ना अभी नहीं खर्चा करता, अभी थोड़ा रुक कर जाऊं। तो वो, वो एक एक्चुअली हाँ, प्रॉब्लम है। नहीं, मतलब अगर एक्चुअली वो क्या स्पेंड है करेंगे तो कि एक्चुअली बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को, बट अगर लोगों एक्चुअली ने क्या खर्चा है रोक कि दिया अगर कि भाई आप, खराब हाँ, है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, देखो क्या होता है, कोई भी चीज अगर प्रेजेंट की जाती है तो एनालाइज होती है। तो इंडिया की जो स्पेंडिंग हैबिट है ना, अगर उसका पैटर्न देख लो तो यू विल गेट योर ओन आंसर। बंदे आज की डेट में अगर एक रिक्शा वाला भी है वो सेव उतना नहीं करता, एक्सपेंडिंग हैबिट बहुत चेंज हो गई है।
तो वो एक बहुत बढ़िया एस्पेक्ट है। और अगर आप देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को उन्होंने 1.2 लाख करोड़ तक, पहले पीछे 10.1 लाख करोड़ था, तो 10.18 से तो आप समझ लो 1 लाख करोड़ करीब बढ़ा दिया। तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक सॉलिड फाउंडेशन, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका डाउन साइज भी, मतलब डाउन उससे जॉब भी स्ट्रीम आती है ना, इम्पैक्ट भी होता है कि सब भाई। कुछ आता है। बट ये जो है दो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे 50 लाख करोड़ कुछ है ना, 50.65 लाख करोड़। तो इसका ये एस्टिमेटेड है, तो पिछले साल के लगभग 47.16 लाख करोड़ से आई थिंक 7.4% ज्यादा है। हम्म। साथ ही इस फिस्कल डेफिसिट को 4.4 तक लाने का टारगेट रखा गया है, जो पिछले साल 4.8 तक। तो आई थिंक ये अच्छा कदम है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट करना जो कोविड की वजह से एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये फिर से वापस मतलब अ, इसको अगर कंट्रोल करेंगे तो गवर्नमेंट को मतलब एक तरह से मतलब मतलब जैसे लोन्स है तो उसमें देर में मिल जाता है। Yeah. और देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की आप बात कर रहे हैं, उसको यू कैन नॉट डिनाई इट। पता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अगर सैलरी इज मेन एक्सपेंडिचर और पेंशन इज मेन एक्सपेंडिचर, अभी तो इधर उधर साइड के होते हैं, तो वो तो बाउंड टू हैपन है। इस एक्सपेंडिचर को मेंटेन, जो जैसा आपने डेटा शेयर किया कि फिजिकल डेफिसिट को सिर्फ अंडर 5 हाँ, जो थोड़ा होते हैं ना। गुड वाले बात पे कर हाँ, लेते हैं, पहले गुड बैड पे बात करते हैं थोड़ा। इस टैक्स रिबेट से क्या हो रहा है, यू आर क्रिएटिंग डिस्पोजेबल इनकम अपॉर्चुनिटी, खर्च करने के लिए आपके पास पैसे मिल रहे हैं। तो इसके, जब अब जैसे मान लीजिए मेरी 10 लाख सैलरी है, मैं आईटी में काम करता हूँ, अगर आईटी के भी पॉपुलेशन को अगर आप देखो तो इंडिया में आईटी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की 12 लाख से ऊपर सैलरी नहीं होती, क्योंकि यंग क्राउड है ना सब, 12 लाख अच्छी एक्सपीरियंस। खासी सैलरी होती है हाँ, यार। तो अब आप बहुत सीनियर हो, तब तो क्या हो रहा है कि आपका एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग हैबिट है, आप इतना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉपुलेशन की, तो उससे टेंशन जो है बूस्ट होता है। तो क्या होगा, आपका मनी मार्केट में फ्लोट होता है, तो जो इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही सोचा समझा। देखो क्या है, आप इंडियन पॉपुलेशन की एक्सपेंडिचर देखो, यूएस की हमारी हैबिट बहुत अलग होती है। हाँ, तो डेट में चलता है ना सब। तो इंडिया में दबा जब एक्सपेंडिचर होता है, मैं तो देखता हूँ, कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ कि जब हम लोग वहां पे थे, जो थॉट प्रोसेस था और अब की जनरेशन का थॉट प्रोसेस बहुत ही चेंज है। दे आर एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग। इस चीज की हैबिट को पूरा एनालाइज करते हुए गवर्नमेंट ने फ्लो। सबसे बड़ी अच्छी बात ये जो है ना, एक्चुअली जो फिस्कल डिसिप्लिन दिखाया गया है ना, वो एक एक्चुअली एक हाईलाइट है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो 4.4 तक रिड्यूस करने का एक पॉजिटिव सिग्नल देता है इन्वेस्टर्स को और ग्लोबल मार्केट्स को, वो एक बहुत अच्छा मतलब स्टेप है एक्चुअली। हाँ, आपने जो ग्लोबल वाली मार्केट की बात करी, स्टार्टअप और एमएसएमईज के लिए ना ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत है। हाँ, हमेशा से रहा है इस गवर्नमेंट के जब से आई है, तो और भी इसको इनहेंस किया। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप देखिए कि नई टेक्नोलॉजीज, जैसे हम एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आई थिंक 500 करोड़ का उसमें कुछ प्रावधान किया हाँ, गया है। अब एजुकेशन के लिए एआई बेस्ड जो एजुकेशन के नए सेंटर के लिए बजट में एक अलग बकेट एलोकेट, वो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंडियन गवर्नमेंट की जो है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पूरी टीम, निर्मला सीतारमण टीम ने पूरा फार साइटेड दूरदृष्टि कदम उठाए, बहुत अच्छी चीज। चलो अब थोड़ा बैड एस्पेक्ट पे भी बात करते हैं कि क्या बैड है। लेकिन हर, जैसे मैं बोलते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू हो, तो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाने से टैक्स बेस और श्रिंक हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 1-2% लोग ही टैक्स, डायरेक्ट टैक्स देते, इतना मतलब इतने बड़े देश में मतलब 98-99% टैक्स नहीं देते, तो अभी इसको बढ़ा दिया है इन लोग, श्रिंक को। तो ये एक एक्चुअली एक प्रॉब्लम थी ना, तो कहाँ से लाएंगे ये टैक्स? देखो, मैं जैसे मैंने बोला ना प्रमेश की बैलेंसिंग एक्ट होता है, तो अगर आप देखो तो जो पिछले गवर्नमेंट के 2 टेन्योर्स थे, उसमें अगर आप देखो तो डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट, कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम लोकल वेंडर्स ऑल्सो, तो बीच के तुम्हारे मिडिल मैन हटते गए, राइट। तो मैं आज की डेट में क्या है कि हम लोग किसी और टॉपिक पे, तो मैं आपको बताया था कि बनारस के घाट पे चाय पी मैंने और डिजिटल पेमेंट के, राइट। और चाहे हैदराबाद में, हैदराबाद से बाहर एक
ये साइट एक फ्री फोरम वहां भी कभी मैं आपसे शेयर कर रहा था। तो क्या होता है कि सब डिजिटल पेमेंट से गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं, जीएसटी और वो सब मिलता है। पहले क्या होता था, कैश में चलता था, मैंने कुछ बेचा नहीं बेचा, कोई गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं मिलता था। वो मेरे उस पर डिस्पोजेबल पे था, बड़े बड़े वंडर हैं उसमें 50% सेल का दिखा रहे हैं, ऐसे करके होता था। तो ये क्या है कि ये देखो, अब व्हेन आई लुक बैक केयरफुली तो मुझे लगता है कि बहुत थॉटफुल एक्ट किया गवर्नमेंट ने। पहले डिजिटलाइजेशन क्रिएट किया कि दे क्रिएटेड हब, पॉइंट्स रखिए कि मनी टैक्स की लीक ना हो पर मंथ। मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल करता हूँ, तो मैं बहुत कंजर्वेटिव आदमी हूँ, कहूंगा भाई ऐसा है कि 900 रुपए तो मैं बैंक में डालूंगा, 100 रुपए चल भाई आज समोसा और चाय पी ले। तो समोसा चाय पीने उस पर टैक्स तो मिल रहा है। तो वो चीज है, वो थॉट प्रोसेस है। कॉमन थे फॉर एग्जाम्पल शेयर करने की कोशिश की यहाँ पे। कलेक्शन नेट वेल स्टैब्लिश है इंडियन गवर्नमेंट का, और मार्केट में मनी फ्लो करा रहे हैं, तो ये इकोनॉमी के लिए बूस्ट होगा। तो जो हम बात कर रहे थे ना एक्सपोर्ट डायरेक्ट टैक्स से जो जो लीकेज है, इसको कैसे गेन करें, तो दिस इज द गेनिंग सबसे मैकेनिज्म। प्रॉब्लमेटिक चीज ये भी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें भी इंक्रीज हुआ। इसका मतलब यूटिलाइजेशन जो है रूरल एरियाज और जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स में होना चाहिए था, बट इसमें और चीज है जैसे फ्रीबीज वगैरह जो दी जा रही है, उस चक्कर में थोड़ा जो है ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, तो ये एक देखिए, प्रॉब्लमेटिक चीज है एक्चुअली। हाँ कैपिटल वो है प्रॉब्लम, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप अवॉइड भी तो नहीं कर सकते ना, तो नहीं, पर क्योंकि अवॉइड करने के लिए कौन कह रहा है, बट रेगुलेट तो कर सकते हैं, थोड़ा कम तो कर सकते हैं जो अननेसेसरी चीजें हैं उस पर फोकस। खैर ये तो हमने बात कर ली थोड़ा, व्हाट कुड हैव बीन डन तो नेक्स्ट, इसी पे चलो थोड़ा बात करते हैं कि क्या कर सकते थे। तो उसके लिए क्या कर सकते थे? सबसे पहले तो आप देखो अगर कि ब्यूरोक्रेसी और रेगुलेशन को सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, नो डाउट वी शुड एक्नॉलेज दैट। और थोड़ा क्या, काफी कुछ सिंप्लीफाई हुआ है, और भी करने की जरूरत है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंप्रूव हो गया। क्या इसमें अभी और स्कोप नहीं है? डेफिनेटली और स्कोप है, तो उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इस तरह की चीजें करें तो और हेल्प होगा। और टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने के जो रिफॉर्म्स लाने चाहिए थे, जैसे एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम को, जो ज्यादा लोगों को टैक्स मिलना चाहिए था। अब तुम जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया, मतलब तुम जहाँ मतलब जैसे तुम पॉपकॉर्न में एक नॉर्मल पॉपकॉर्न में एक टैक्स, अगर जो वो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न है उसमें अलग टैक्स है, और एक तीसरा तरीका है उसमें अलग टैक्स है। क्या है, पॉपकॉर्न खाने दो लोगों को जैसे भी खाना है, उसमें तीन तरह के तुम्हें टैक्स क्यों लगाने? इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया हर चीज को। जीएसटी जो सिंप्लीफाई करना चाह रहा था उसको इतना इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया इन लोगों ने कि क्या बताएं उसको। तो प्रमेश, एक सिली क्वेश्चन पूछ, आज की डेट में आप अपनी फैमिली के साथ इंडिया में हो, आप हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हैं, तो इंडिया में मूवी देखने क्या जीएसटी दिमाग में चला के पॉपकॉर्न करें? नहीं। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस तो होना चाहिए। अबे अगर मान लो पॉपकॉर्न का, उसमें तुम कितना सोचो, आदमी जो बेच रहा है चीजें उसको 50 चीजों के ध्यान, अरे मैं इस टाइप की चीजें हूँ, अच्छा इसको इतना पैसा मेरे को करने का। तो ये रेगुलेशन से बेसिकली ईज ऑफ बिजनेस, जो रेगुलेशन अगर तुम करो तो तुम्हारा ईज ऑफ बिजनेस बढ़ता है। हाँ, वो एक एस्पेक्ट है और उसमें इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है। तो आई मीन वी डोंट हैव अ डेड वॉल इन कंट्री, तो आगे भी टाइम होता है और डेफिनेटली तो इम्प्रूव होगी। और मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसको भी हैंडल करेगी। तो एक चीज और जो मुझे लगती है, मैं जीएसटी एस्पेक्ट से ज्यादा मुझे जो लगता है कि क्या करा जा सकता है, तो जैसे जॉब क्रिएशन के लिए ना, देर आर सम स्कीम्स, बट क्या है, बहुत टारगेटेड स्कीम जो मुझे लगता है कि अगर मेरा कोई फीडबैक ले तो टारगेटेड स्कीम सेक्टर वाइज चलाओ जो जॉब क्रिएट करे। तो जैसे हम बात करते थे जब हम एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे थे, स्किल सेट बेस्ड जो प्रोग्राम्स के हम डिस्कशन कर रहे थे, उस तरह की जॉब क्रिएशन टेक्निक की कोई स्कीम जो है चलाने की जरूरत है, और उसको थोड़ा अग्रेसिवली चलाने की। वो मुझे लगता है कि एक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस पर टैप करके इसको एड्रेस करना चलिए अब थोड़ा उस पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट्स क्या, इनकी मजबूरी रही। तो हमें है। ये भी मतलब समझना होगा कि गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस लिमिटेड ही, मतलब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के मुस्कल डेफिसिट ऑलरेडी 4.8 था, तो ज्यादा स्पेंडिंग का स्कोप नहीं। तो ये भी आई थिंक एक प्रॉब्लमैटिक चीज है गवर्नमेंट को, मतलब ज्यादा मतलब जैसे 1 लाख करोड़ का इस टाइप का ही, अब वो इन्होंने इस बार जो है टैक्स पेयर को दे दिया, तो आई थिंक उससे ज्यादा इनके पास था नहीं रूम का। तो बट ये वही रेगुलेशन हो गई, थोड़ी बात करी है
कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बट वो ये कि बात कथनी और करनी में अब आपने बहुत सही पॉइंट हाईलाइट। जो भी फिजिकल डिफिसिट का बकेट का रूम है, जो प्ले स्पेस जिसको हम कहते हैं, उसको बहुत ही ऑप्टिमली वेल थॉट रूप से इसको पॉलिसी टैक्स की, वो ऐसी पॉलिसी है जिसमें पब्लिक को बहुत बेनिफिट भी, मिडिल क्लास, सैलरी क्लास, एंड those reforms will bring money to the market. तो उसको इनडायरेक्ट गवर्नमेंट को भी और इंडियन इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिलेगा। मैं बार बार वही हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं, प्ले रूम है, फिजिकल प्ले रूम था उसमें, और जो इनडायरेक्ट वे में इकोनॉमी को बूस्ट भी करे, वो एक ही कदम था। ये तो खैर है। तो देखिए, चलिए अब एक और चीज देख, अब ये तो रही हमारी जितनी नॉन बजट की एनालिसिस की, 2025 बजट वाली इसकी। तो डाउट तो है नहीं कि मिडिल क्लास और सैलरी क्लास को बहुत बढ़िया बेनिफिट है इसका, करीब बहुत बड़ी राहत मिलेगी गवर्नमेंट के पास, और मार्केट में मनी जनरेट करने की ये टेक्निक है, और उससे इकोनॉमी बूस्ट होनी चाहिए। दूसरी तरफ क्या है कि जैसा आपने हाईलाइट किया रमेश, कि लॉन्ग टर्म के लिए कि इट इज गोइंग टू हिट इकोनॉमी ग्रोथ, क्योंकि जो है इस गवर्नमेंट के कलेक्शन लॉस भी होता है ना टैक्स रिबेट देने से। तो देखने की जो बात है कि जो टैक्स बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, ये टैक्स बैलेंसिंग मैकेनिज्म की जो कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की है, वो इनको इस लॉस को कितना मिटिगेट कर पाती है, तो ये देखने वाला क्वेश्चन है आज, जिसको एक्चुअली हम गेस सबसे नहीं कर बड़ी सकते। चीज ये है कि इनके पास अपने यहाँ तो खैर लिमिटेड स्पेस है, बट ये जो है प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग को भी इनको बढ़ाना चाहिए। और ये मतलब बोल तो रहे हैं कि हम मतलब दरखास्त कर रहे हैं लोगों से कि भाई करें, तुम इन्वेस्ट करो ये, बट जब तक ये लोग ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं तक लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आरबीआई को मतलब इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ेंगे, और वो तब तक कम नहीं करेंगे जब तक स्टबन इन्फ्लेशन नहीं जाएगा। तो ये वही कैच 22 सिचुएशन। अब देखते हैं आगे खैर क्या होता है। दोस्तों, ये था हमारा बजट का एनालिसिस आज का। हमें लिखिए सोशल मीडिया पे और अपना टैग कीजिए, तो आप बताइए अपने विचार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, और अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आज संवाद। अच्छाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। जय हिंद, नमस्कार।